में they are that factors which cause the concentration of industry at one place, and deglomerative factors, they are those which are responsible for the dispersal of industries. These factors are also known as external diseconomies, and these diseconomies they act as a dispeller of industries. ठीक है, मतलब वो फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज करते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पर ना लगाएं. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द एग्लोमरेटिव और डिग्लोमरेटिव फैक्टर. अब हम लोगों ने कल बात की थी कि क्यों इसकी आलोचना की गई, व्हाई द वेबर थ्योरी ऑफ लोकेशन वाज क्रिटिसाइज्ड. तो सबसे पहला पॉइंट था कि वेबर थ्योरी हैज कंसंट्रेटेड ऑन ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो वेबर की थ्योरी थी वो खाली 2 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ली थी, एक तो वेट और दूसरा डिस्टेंस, जबकि ऐसा नहीं है. Several other factor also influence the cost of transportation. जैसे आप मोड कौन सा ले रहे हैं, भाई ऐसा तो नहीं है खाली वेट और ट्रांसपोर्ट ही इफेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट का, ये भी तो इफेक्ट करता है कि किस मोड से आप जा रहे हैं. आप रेल से जा रहे हैं, आप एयर से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, किस तरीके के मोड को आप चूज कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं, उनके किराए में भी तो कहीं ना कहीं अंतर है, उनके भी तो कॉस्ट में कहीं ना कहीं अंतर है. इसलिए वेबर के इस थ्योरी को इग्नोर किया गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खाली वेट और डिस्टेंस के ही ऊपर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि मोड आप कौन सा यूज कर रहे हैं गुड्स को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने के लिए, दैट इज ऑल्सो द मैटर ऑफ कंसंट्रेशन. सो दैट्स व्हाई द वेबर थ्योरी वाज इग्नोर्ड. और दूसरी बात जो यहाँ बोली गई, जो उनकी आलोचना की गई, जो उनको क्रिटिसिज्म किया गया, दैट्स Weber has expressed the transport cost in ton miles. That's not appropriate at all. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जब वेट ट्रांसपोर्टेड और डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो वहां पे वेबर ने वेट को जो है वो टन्स में एक्सप्रेस कर दिया था और डिस्टेंस को उन्होंने माइल्स में एक्सप्रेस कर दिया था, और ये बताया था कि हम अपनी इंडस्ट्री को वहां लगाएंगे. आई एम गोइंग टू लोकेट माई एस्टैब्लिश माई इंडस्ट्री एट दैट प्लेस वेयर द टन माइल्स डिस्टेंस इज कम, where the ton is for weight and miles here for stands for distance. But वेबर का ये जो एक्सप्रेशन था ये अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है उसको हम मॉनेटरी टर्म में यदि एक्सप्रेस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि टन और माइल्स में. इसलिए वेबर की आलोचना हुई, इसलिए वेबर को क्रिटिसाइज किया गया. दूसरा पॉइंट था कि वेबर हैज अज्यूम्ड दैट द सेंटर ऑफ लेबर सप्लाईज आर फिक्स्ड, but at the center the supply of labor is unlimited. क्योंकि these assumptions are unrealistic. क्यों? क्योंकि with the increase in the mobility of labor, the assumption of labor center has become insignificant. वेबर ने क्या बोला कि हम अपनी इंडस्ट्री को वहां लगाएंगे जहां लेबर की सप्लाई आसानी से फिक्स हो या हमको चीप लेबर आसानी से मिल जाए. लेकिन ये बहुत अनरियलिस्टिक है आज के जमाने में, जहां आप देख रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया है. अगर लेबर को यहाँ से लेकर दूसरे स्टेट में जाना है तो वो आसानी से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ चला जाएगा, आराम से मोबिलिटी कर लेगा वन प्लेस टू अनदर. तो ऐसा कोई ये नियम नहीं है कि आप वहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं जहां लेबर की सप्लाई हो. लेबर तो आज का टाइम में बिल्कुल मोबाइल है, ही कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज नाउअडेज so good means of transports are available. So with that means of transportation, labor can move from one place to another. तो आज जो मोबिलिटी इतनी आसान है, तो ये assumption ये कहना कि लेबर जहाँ पे हमें मिल जाएगा हम वहीं लगाएंगे is very unrealistic, because labor can move from one place to another. So this is the reason why the Weber theory was again criticized for this reason. तीसरा criticism, वेबर ने ये assume किया the point of consumption are fixed, and he has calculated the cost of transporting the finished goods from the point of manufacture to the point of consumption. That's Marcus. But आज के time में, but nowadays, due to the availability of fast means of transportation and communication, the market has become wide. So the assumption is unrealistic. कहने का मतलब कि जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो वहां पे बेसिकली आई हैव टेकन द 2 कॉस्ट. मैंने 2 तरीके की कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पे ली थी. एक तो वो जब गुड्स सप्लाई से लेके मैन्युफैक्चर पॉइंट तक आ रहा है,
मतलब सप्लायर जब रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर को दे रहा है तब तो आपका रॉ मटेरियल सप्लाई होके सप्लायर पॉइंट से मैन्युफैक्चर पॉइंट तक आ रहा है। और दूसरा कॉस्ट क्या हमने बताया था कि जब वो गुड रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट में तैयार हो गया है तब जो प्रोडक्शन पॉइंट से लेके कंजम्पशन मतलब मार्केट में जो हम गुड्स को ले जाते हैं उसको बेचने के लिए, तो उसके बीच की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है तो वो हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन इस बात की आलोचना हुई और ये कहा गया कि जब आज के टाइम में हमको इतने आसानी से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है तो मार्केट और या अपना गुड्स कहाँ बेचे ये हमारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम ऑल ओवर, हमें ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ यही मार्केट है, मार्केट ऑल ओवर इंडिया मेरे लिए जहां मेरे कस्टमर है वही मेरे मार्केट हो सकते हैं। इट्स नॉट कि मैं मध्य प्रदेश में अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे उत्तर प्रदेश के मेरे अच्छे कस्टमर है तो आई नॉट थिंक कि मैं यार वहां पे लोकेट करूं जहां पे मुझे मार्केट मध्य प्रदेश में मिले। मेरे तो कस्टमर ऑल ओवर इंडिया है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अपने गुड्स को वहां से लेके वहां मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पहुंचवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वहां ही अपने प्लांट को लोकेट करें जहां मार्केट आपको मिले। कंज्यूमर तो आज के टाइम में जहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसानी से उपलब्ध है कहीं पे भी आपको कस्टमर मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया योर कस्टमर इज रेडी हु इज एक्चुअली हु वांट्स टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट। So just you sell the product, you take the price in the form of बैंकिंग के द्वारा आजकल सुविधा भी इतनी ईजी है कि हिंड्रेंस को एक्सचेंज के हिंड्रेंस को भी रिमूव कर दिया गया है। आप बैठे बैठे वहां से गुड आपके पास आया, बैठे बैठे आपने चेक ड्राफ्ट बनाया, आरटीजीएस किया, एनएफटी किया और बंदे के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। दैट्स इजी, सो इजी। ठीक है, तो आज के टाइम में जहां बैंकिंग आ गया है, जहां ट्रांसपोर्टेशन आ गया है, तो ऐसा कोई कहना कि हम मार्केट जहां है वहां पे आप जहां पे अपने कस्टमर ऑल ओवर इंडिया बनाए वहां पे ही आप अपने इंडस्ट्री को कहीं भी लोकेट करके आप कहीं पे भी अपने कस्टमर को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जहां मार्केट है वही लोकेट करें। तो उनकी इस आलोचना को भी कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक माना गया। सो वेबर, ये एक तीसरा पॉइंट था जो वेबर थी वाज क्रिटिसाइज्ड। चौथा आपका था कि द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन इज टू पार्ट्स। एक तो प्राइमरी फैक्टर में उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट होती है, और सेकेंडरी फैक्टर में उन्होंने बताया कि एग्लोमरेटिव और डिग्लोमरेटिव फैक्टर रहता है। बट दिस क्लासिफिकेशन इज आर्बिट्रेरी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लाइमेट, स्टेट पॉलिसी, हिस्टोरिकल कंडीशंस, रिपेयर मेंटेनेंस, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लोकेशन पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। खाली ट्रांसपोर्टेशन, लेबर ही नहीं है या एग्लोमरेटिव और डिग्लोमरेटिव ही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कहाँ अपने बिजनेस को स्थापित करें। वेयर शुड आई लोकेट माय प्लांट। सो इसलिए इस भी स्टेटमेंट को आर्बिट्रेरी बोल दिया गया, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट, ये सही नहीं है। खाली यही फैक्टर नहीं अफेक्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, अपार्ट फ्रॉम लेबर, अपार्ट फ्रॉम एग्लोमरेटिव, अपार्ट फ्रॉम डिग्लोमरेटिव, सेवरल अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर जो कहीं ना कहीं लोकेशन ऑफ द प्लांट को इफेक्ट करते हैं। पांचवी आलोचना, उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, यूबिग्यूटस और लोकलाइज्ड। यूबिग्यूटस को क्या बताया था? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और लोकलाइज्ड को बताया था कि एक स्पेसिफिक प्लेसेस पे हमको फाइंड आउट करना है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, ये भी क्लासिफिकेशन अनरियलिस्टिक बता दिया गया, क्योंकि बस सेम चीज जो भी मैंने ऊपर बताया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन के इतने इजी होने की वजह से अब हमारे लिए रॉ मटेरियल हमको अपना कहाँ से मंगाना है ये कोई बड़ा ऑब्स्टिकल मेरे लिए नहीं है। तो चाहे मेरी इंडस्ट्री यूबिग्यूटस रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हो या मेरी इंडस्ट्री लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल पे डिपेंड हो, हम जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम कहीं पे भी अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर लेंगे, आ जाएगा मेरे पास, तो हमारे लिए बड़ी कोई भी समस्या या बड़ा कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। एनीवेयर whether my industry is totally dependent on ubiquitous or my industry is totally dependent on localized, that's not a much मतलब obstacle for me. I can establish my industry anywhere जहाँ पे भी हमको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए। कोई ये बड़ी दिक्कत नहीं है कि हम वहीं उसी प्लेस पे, फिक्स प्लेस पे जहाँ मेरा रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पे
अपने प्लांट को लोकेट करें। इट्स नॉट मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है यार बाकी रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी सारी सुविधा हमें दूसरे प्लेस पे मिल रही है। अच्छी पावर मिल रही है, सस्ता लैंड मिल रहा है, सस्ता लेबर मिल रहा है, आसानी से मशीनरी उपलब्ध है, रिपेयर सर्विस मिल रहा है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। तो एक रॉ मटेरियल के चलते हम अपनी इंडस्ट्री को, मेरा पूरा घर है यहाँ पे, ठीक है, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है टाइम से यहाँ पे, हम अब रॉ मटेरियल के चलते सब कुछ उठा के उधर ले जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। बल्कि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन से जहां से भी हमें मंगाना है वहां से मेरे पास आ जाएगा। तो दिस दिस क्लासिफिकेशन इज अनरियलिस्टिक। तो इस रीजन के भी वजह से वेबर की थ्योरी की आलोचना की गई। द वेबर्स थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड। फिर आपका आ गया Weber theory is totally overburdened with technical considerations and coefficients। ठीक है, कहने का मतलब जो भी हमने इससे पहले आपको बताया था कि लेबर कॉस्ट हम निकाले, लेबर कोफिशिएंट निकाले, और उसके आधार पर हम ये रियलाइज किए कि कहाँ पे हम अपना इंडस्ट्री लगाएं। लेबर कोफिशिएंट हाई है तो लेबर के सप्लाई के प्लेस पे लगाएं, लेबर कोफिशिएंट लेस है तो लेबर जहाँ नहीं सप्लाई है तो फिर हम उधर ना लगाएं। ठीक है, कहीं पे भी फिर हम लगा सकते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो वेबर की थ्योरी को ये बताया गया कि बहुत ही ओवरबर्डन्ड है, बहुत ही टेक्निकलिटी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मैथमेटिकल चीजें इसमें इन्वॉल्व है, जो कि आम आदमी के बस में समझना थोड़ा मुश्किल है। A layman cannot understand this mathematical concepts or statistical concepts like coefficients and टेक्निकल कंसिडरेशंस। तो यदि ये कॉस्ट प्राइस के रूप में होता, ये एक सिंपल तरीके के किससे होता, तो एक आम आदमी भी इसको समझ जाता। लेकिन ये इतना ओवरबर्डन है टेक्निकल कंसिडरेशन से, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, कोफिशिएंट से, मैथमेटिकल कंसेप्ट से, कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड समझना हो जाता है। तो इस वजह से इनके थ्योरी को बहुत ज्यादा लाइक नहीं किया गया या क्रिटिसाइज किया गया। तो इनकी जो थ्योरी थी वो गिवन कंडीशंस पे बेस्ड थी, और इट्स अ सिलेक्टिव थ्योरी rather than a deductive theory. So these were the points of criticism of the Weber's theory of location. इन points की वजह से Weber theory of location की आलोचना की गई, और फिर फाइनली नई थ्योरी आई जिसको हम कहे ये सार्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ लोकेशन। तो Weber's theory का क्रिटिसिज्म आपको समझ में आया? Why was it criticized? Please answer me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो क्रिटिसिज्म का वीडियो भी मैंने आपको भेजा है, वेबर्स थ्योरी का लोकेशन पूरा भेजा है, और क्यों उसको क्रिटिसाइज किया गया ये भी भेजा है। तो अब हमारे पास बस बची है फ्लोरेंस की थ्योरी ऑफ लोकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकेशन कोशेंट और कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। तो फ्लोरेंस की थ्योरी जो है, वो फ्लोरेंस की थ्योरी भी सेम एक थ्योरी ऑफ लोकेशन की तरह हमारी दूसरी थ्योरी है। इसको फ्लोरेंस ने इंग्लिश इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इस थ्योरी को ले आया था, और इनकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल दो नए कंसेप्ट पे बेस्ड थी। एक तो लोकेशन कोशेंट और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। तो लोकेशन कोशेंट क्या होता है? लोकेशन कोशेंट एक इंडेक्स होता है, इट्स एन इंडेक्स जो क्या शो करता है, जो शो करता है कि डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट। दैट मीन्स किसी इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो पर्टिकुलर रीजन और स्टेट में कितना है। ठीक है, सो इसके लिए इन्होंने 2% को डिवाइड करके लोकेशन कोशेंट को निकाला, और ये 2% क्या थे? दैट्स अ परसेंटेज ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल वर्कर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे मान लीजिए आप कोई भी इंडस्ट्री ले लिए, और पूरा इंडस्ट्रियल वर्कर उस रीजन में कितने, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने वर्कर उस रीजन में काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ऑल इंडस्ट्रियल वर्कर इन दैट रीजन। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपने ले ली, और उस इंडस्ट्री में उस रीजन और स्टेट में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय उस रीजन और स्टेट में कितने वर्कर एक्चुअली में हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों का परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं हमको लोकेशन कोशेंट मिल जाएगा। या तो ये अनदर वे से भी मतलब हम इसको पा सकते हैं कि बाय टेकिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री फाउंड इन अ रीजन
dividing it by the percentage of total industrial worker in the same industry in the country. जैसे मान लीजिए पूरे इंडस्ट्रियल उस पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में ऑल ओवर रीजन और स्टेट में कितने नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं, और इंडिया में मतलब ऑल ओवर इंडिया में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं. तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द लोकेशन कोशेंट. जैसे एग्जांपल मैंने अपने वीडियो में एक एक चीज का एग्जांपल आपको दिया है. यू गो थ्रू माय फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ लोकेशन वीडियो, और वहां पे मैंने एक एक चीज आपको न्यूमेरिकली समझाया है वहां पे कि जैसे मान लीजिए हमने ऐसा सर्टेन कर लिया कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री हम लोग ले लिए कारपेट इंडस्ट्री, एक रीजन ले लिए हम लोग उत्तर प्रदेश, और हमने फिर उस तरह से डाटा डिजाइन कर लिया. जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन कारपेट इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश 5 लाख कर लिया. फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन कारपेट इंडस्ट्री इन इंडिया 10 लाख कर लिया. फिर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन उत्तर प्रदेश 10 लाख, और टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया 100 लाख. ठीक है. तो जो अभी इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था कि अगर हम परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री उस रीजन में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर उस रीजन में कितने हैं हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री है. तो जैसे हम लोग कारपेट इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश में 5 लाख वर्कर लिए हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर उत्तर प्रदेश में कितने हैं 10 लाख इंटू 100. और अगर हम डिवाइड कर देंगे दूसरा परसेंटेज कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन कारपेट इंडस्ट्री इन इंडिया कितने हैं 10 लाख, और टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया कितने हैं 100 लाख. तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो हमको मिलेगा 50, जो पहला वाला हमारा रेशियो था, और जो दूसरा रेशियो है उसको हमको मिलेगा 10. तो इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री. इसको मैंने न्यूमेरिकली अपने वीडियो में आप जाइएगा, मैंने इसको एक एक लिख के पूरा बकायदे आपको समझाया है. हो सकता है ऐसे थ्योरेटिकल में आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, बट जब वीडियो में आप जाएंगे तो वहां मैंने पूरे अच्छे तरीके से कि कंसंट्रेशन हमको निकालना कैसे है, कैसे हम लोकेशन कोशेंट को निकालें, और किन परसेंटेज को किससे डिवाइड करें कि हमको कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पता चले. ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री पता चल जाएगी कि कितनी है. अब इसका कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेंगे कि अगर इंडस्ट्री इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल कंट्री, ठीक है, तो वो क्या होगा यूनिटी होगा, मतलब इक्वल टू 1 आपका आंसर आएगा. अगर आपका जो इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर कंट्री में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम. ये कंक्लूजन कब हम लोग ड्रॉ करेंगे अगर हमारा लोकेशन कोशेंट जो है वो इक्वल टू 1 आ रहा है, इक्वल टू यूनिटी आ रहा है. लेकिन अगर ये जो परसेंटेज है वो मोर देन 1 आ रहा है, ठीक है, इफ आइदर इट्स अबव यूनिटी, तो दैट मीन्स इंडस्ट्री इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब वो रीजन जो है वो हायर शेयर ऑफ इंडस्ट्री है. अगर मोर देन 1 आ रहा है मतलब उस रीजन में इस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, इट हैज अ हायर शेयर ऑफ दैट इंडस्ट्री इफ द लोकेशन कोशेंट इज मोर देन 1. लेकिन अगर कोशेंट आपका लेस देन 1 आ रहा है तो क्या है, दैट मीन्स इफ इट इज बिलो यूनिटी, so it would be suppose that region has not a higher share of industry. कहने का मतलब कि यदि हमने निकाला, हमने इंडिया का एग्जांपल लिया, कारपेट इंडस्ट्री एक ली और एक उत्तर प्रदेश एक रीजन लिया, तो हम देखेंगे परसेंटेज को निकालेंगे, तो अगर ये इक्वल टू 1 आएगा दैट मीन्स इंडिया में इवनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर मोर देन 1 आ रहा है दैट मीन इंडिया में बहुत ज्यादा हायर शेयर ऑफ कारपेट इंडस्ट्री है. अगर ये बिलो यूनिटी लेस देन 1 आ रहा है दैट मीन्स कारपेट इंडस्ट्री का शेयर कहीं ना कहीं इंडिया में कम है, ज्यादा कारपेट इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है. तो ये क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है, ये इक्वल टू 1 आ रहा है कि मोर देन 1 आ रहा है कि लेस देन 1 आ रहा है. इसी के आधार पर हम कंक्लूजन करेंगे कि दैट पर्टिकुलर रीजन हैज अ हायर शेयर ऑफ इंडस्ट्री और इट हैज अ लोअर शेयर ऑफ इंडस्ट्री और इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल रीजन. तो ये तो हम पता लगाएंगे जब हम अपना लोकेशन कोशेंट निकाल लेंगे, जिससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे. और दूसरा आपका आता है कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन. कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन क्या होता है? दिस इज अनदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक बाय सार्जेंट फ्लोरेंस टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ लोकलाइजेशन. और ये कोफिशिएंट क्या रिवील करता है कि
कि कंसंट्रेशन टेंडेंसी ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्कर इन ईच रीजन इन रिलेशन टू टोटल वर्कर इन अ कंट्री, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने वर्कर हैं डिवाइडेड बाय पूरे इंडिया में कितने वर्कर हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वर्कर इन रीजन हमने उत्तर प्रदेश ले लिया और कंट्री हमने इंडिया ले ली, तो परसेंटेज ऑफ वर्कर इन ईच रीजन इन रिलेशन टू टोटल वर्कर्स इन अ कंट्री। दूसरा परसेंटेज ऑफ वर्कर इन अ सर्टेन इंडस्ट्री इन ईच रीजन in relation to the total workers of the country in that industry. That means अगर हमने कारपेट इंडस्ट्री को एग्जांपल लिया तो उत्तर प्रदेश में कारपेट इंडस्ट्री में कितने वर्कर हैं डिवाइडेड बाय इंडिया में पूरे कारपेट इंडस्ट्री में कितने वर्कर हैं। तो अगर इन दोनों का परसेंटेज, ठीक है, हम 1 from 2 से मींस वी आर डिडक्टिंग परसेंटेज 1 from 2, तो एक हम लोग को पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा जिसको हम सम अप करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, और जो नंबर मिलेगा विल बी द कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, 2 परसेंटेज इसमें हमने लिया है जब हम कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन अभी निकाल रहे हैं। इससे पहले हमने निकाला था लोकेशन कोशेंट, अभी दूसरा टेक्निक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। ये कैसे निकलेगा कि परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर in region divided by percentage of industrial worker in India। ठीक है, और दूसरा परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन कारपेट इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर रीजन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन कारपेट इंडस्ट्री इन ऑल ओवर इंडिया। ये दोनों परसेंटेज हैं। इन दोनों परसेंटेज को सेकेंड से फर्स्ट को यदि हम वी आर डिडक्टिंग परसेंटेज 1 फ्रॉम परसेंटेज 2, पहले को यदि हम दूसरे परसेंटेज से डिडक्ट कर देंगे तो हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, हम उसको सम अप करेंगे और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन। और आप जानते हैं कोफिशिएंट की जो लिमिट होती है हमेशा 0 and 1 इज द लिमिट। So if the coefficient of localization of any industry is 0, अगर आपका coefficient of localization 0 आ रहा है, that means it would be assumed that industry does not have the tendency of concentration. That means उससे हमको ये पता चल जाएगा कि उस particular region या उस particular country में इंडस्ट्री की concentration level नहीं है या बहुत थोड़ी है। लेकिन अगर 1 है तो ठीक है, तो अगर 1 है तो अगर इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर कोफिशिएंट आपका 1 आ रहा है तो इट वुड बी अज्यूम दैट इंडस्ट्री हैज अ हाई टेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स द कंट्री हैज अ लेस टेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन, अगर कोफिशिएंट 1 आ रहा है दैट मीन्स द कंट्री हैज अ हाई टेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन। एंड इट वुड बी assumed that industries having high coefficient of localization, they are concentrated in certain region, while industry having low coefficient of localization, they are dispersed in different region। अगर आपका कोफिशिएंट 1 है दैट मीन्स आप वहीं पे लगाइए, उसका बहुत हायर शेयर है, बहुत हायर कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो कोई मतलब नहीं आपके लिए डिसीजन लेना, आप कहीं पे भी अपनी इंडस्ट्री को स्प्रेड करके लगा देते हैं। बहुत इतना ये करना आपके लिए कोई एकदम वहीं पे एस्टैब्लिश करना ये कोई मतलब ये मेन रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट आया है वो 0 आया है, उस रीजन का कंसंट्रेशन बहुत हाई नहीं है उस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अगर 1 आया है दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है अगर आप वहां पे अपनी इंडस्ट्री को लगाएं। तो इस आधार पे फ्लोरेंस ने लोकेशन कोशेंट, आप वीडियो में जाएंगे तो और क्लियरली मैंने उसमें सारी चीजों को बताया, लिख के बताया, तो वो और आपके लिए समझने में आसान रहेगी। ये तो मैं थ्योरेटिकल वे में आपको समराइज कर रही हूँ, नहीं तो आप थ्योरी के लिए वीडियो देखिए तो उसको मैंने एक चीज को समराइज किया है, वो और आपके लिए क्लैरिटी देगा। सो दिस वाज विद द सार्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ लोकेशन। बस एक टॉपिक इसका क्रिटिसिज्म बचा है, ये कल हम लोग कर लेंगे। कल की क्लास में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी। कल ऐसे ही 12:15 बजे लेंगे, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट की कल क्लास रहेगी, क्योंकि एक थोड़ा फीचर मैं आपको बताऊंगी, 4-5 पॉइंट्स फीचर्स ऑफ फ्लोरेंस थ्योरी में है, और क्रिटिसिज्म क्यों फ्लोरेंस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, ये मैं आपको कल की क्लास में बता के विल बी एंडिंग अप द सिलेबस टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay, ma'am. We'll meet tomorrow at 12:15 with the criticism Florence theory of location. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am.